ठीक है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज अपना थर्मल फिजिक्स करने का है, जिसमें अपन पूरा थर्मोमेट्री करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, जहाँ भी ये टी है ना थर्मल का, वो सब करेंगे। कंडक्शन, थर्मोमेट्री, ठीक है, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, सब आज खत्म करेंगे ना। लगभग क्वेश्चन करेंगे हम 80-90 के आसपास, देखते हैं कितने हो पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्फीयर, अ क्यूब एंड थिन सर्कुलर प्लेट are made of same material having same mass and are heated to same temperature 200. When these are left in a room, the sphere reaches room temperature fast, cube reaches room temperature fast, circular plate reaches room temperature fast, will reach the room temperature simultaneously. ठीक है, तो देखो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस है। रूम टेम्परेचर पर आना है, मतलब इनमें से सब में से हीट का रेडिएशन होगा। तो अपने को क्या बताना है कि टेम्परेचर फॉल, ठीक है ना। सेम मास दिया हुआ है, तो देखो क्या होगा, m, सिंपल फॉर्मूले पर आते हैं। हीट रेडिएट पर सेकंड को क्या लिखा जाएगा, m s डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, मीन्स टाइम। भाई हीट निकल रहा है इसमें से, तो इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो यही पूछा है कि इसका टेम्परेचर घट के कितना हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। ठीक है, अब हीट रेडिएट पर सेकंड क्या होता है, एमिसिव पावर इंटू टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। टी बॉडी का टेम्परेचर है, टी नॉट सराउंडिंग का है। ठीक है, एमिसिव पावर इंटू एरिया ना, तो ये एमिसिव पावर है इंटू एरिया। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा सेम मटेरियल सेम मास। ठीक है, तो देखो सेम मटेरियल सेम मास, तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एरिया के प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें से उसका टेम्परेचर फॉल जल्दी होगा, मतलब वो फास्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इन सब में से सबका एरिया निकाल के देखते हैं। तो देखो मास क्या होगा, मास क्या होता है, या हमको पता भी है वैसे भी ना, अगर सेम वॉल्यूम होता है तो स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है। इसलिए हम सरफेस टेंशन में पढ़ते हैं ना कि सारी ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो स्फीयर का एरिया सेम वॉल्यूम के लिए मिनिमम होता है। तो स्फीयर को तो सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। और हम एक चीज और पढ़ते हैं, ठीक है, कि सर्कुलर प्लेट का एरिया सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पहले ठंडा कौन होगा, सर्कुलर प्लेट सबसे ठंडा होगा जल्दी, और स्फीयर सबसे स्लो रहेगा। ऑप्शन आप लोग देख लेना, मतलब जिसका एरिया ज्यादा उसका टेम्परेचर फॉल ज्यादा होगा, मतलब जल्दी होगा। ठीक है ना, यहां पर m और s सेम दिया हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is said to be opaque of to the radiation if ART दे रखा। तो सिंपल है, हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा। तो तीनों कोफिशिएंट के सम की वैल्यू 1 होगी, मतलब 100% हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, एक टी 0 है तो बाकी के दोनों 1 होंगे। सही है, ART बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये पॉसिबल नहीं है, तीनों का सम 2 आ रहा है, t बराबर 0। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, पॉसिबल है, तो ये फर्स्ट वाला यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, t 0 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा मटेरियल कैसा है, और तीनों का सम 1 होगा। ये हमको ये बता रहा है कि एनर्जी कंजर्व है, जितना एनर्जी आया है उसी का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ एब्जॉर्व हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैच द कॉलम विद स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें एक सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, सेल्सियस स्केल कहां से कहां होता है, तो हमको पता है 0 से R होता है, 0 से 100 होता है।
फ़ारेनहाइट 32 से 212 तक होता है। केल्विन स्केल 273 से 373 तक होता है, मतलब एस हो जाएगा, ठीक है। और अननोन स्केल तो भाई कुछ भी हो सकता है, एक्स टू वाई। और इन पूरे इसमें क्या थ्योरी लगती है, क्या फॉर्मूला लगता है, टेम्परेचर इसका स्केल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ लीजिए एक अननोन टेम्परेचर अपॉन लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये लोअर फिक्स पॉइंट है, जनरली अपर फिक्स पॉइंट अपन लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, और लोअर फिक्स पॉइंट किसको लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को। ये अपन बात कर रहे हैं वाटर से रिलेटेड, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जनरली लोअर होता है, और अपर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब जहां पर वाटर बॉइल होता है। सो फॉर ऑल द स्केल दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हम इक्वेट करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं यहां पर, बस इक्वेट। जैसे t माइनस 0 बाय 100 माइनस 0, f माइनस 32 बाय 212 माइनस 32, केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273। मतलब सब जगह आपको क्या करना है, वो अननोन टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर माइनस लोअर, ये वैल्यू को हम डिफरेंट टेम्परेचर स्केल में इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। बस यही क्वेश्चन, यही मेथड होता है टेम्परेचर स्केल के क्वेश्चंस का। अगले उस पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन कन्वेक्शन। देखो हीट ट्रांसफर के तीन मेथड हैं। कन्वेक्शन वो होता है जैसे आपने रूम में हीटर जला दिया, सो हीट एयर कम्स इन कांटेक्ट विद हीटर, हीटेड हो जाएगा, टेम्परेचर राइज होगा, सो टेम्परेचर राइज सो डेंसिटी डिक्रीज, सो दैट विल गोज अप। तो वो एयर जो हीटेड है वो ऊपर जाएगा, कोल्ड कांटेक्ट में आएगा, कोल्ड वाला हीट होके ऊपर जाएगा, फिर कोल्ड वाला एयर आएगा, मतलब एक सर्कुलेशन हो जाएगा, ठीक है, जिससे पूरे रूम में हीट ट्रांसफर हो जाता है, ये कन्वेक्शन है। सिमिलरली जब आप किसी को हीट कर रहे हैं, मिल्क को या लिक्विड को, वाटर को, तो क्या होता है, जो बॉटम के कांटेक्ट में वो हीट लेके ऊपर जाता है, और लिक्विड के कोल्ड वाले मॉलिक्यूल नीचे आते हैं, वो हीट होके ऊपर जाते हैं। तो इस तरह का साइकिल बन जाता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड। तो कन्वेक्शन मेथड कहां होता है, हीटिंग अ रूम, ये तो मैंने बता ही दिया आपको ना, ठीक है। ये क्या है, हीटिंग ऑफ कॉपर, ये कंडक्शन है, हीटिंग ऑफ आयरन कंडक्शन है, ये रेडिएशन है। तो ये रेडिएशन को बता रहे हैं, और ये दोनों किसको बता रहे हैं, कंडक्शन को। रूम हीटर या किसी वाटर को, लिक्विड को गर्म करना, हीट देना, वो कौन सा पार्ट है, वो कन्वेक्शन है, क्योंकि कन्वेक्शन में मटेरियल भी जरूरत होता है, एंड मटेरियल पार्टिकल आल्सो मूविंग विद द हीट। तो कन्वेक्शन ये एक ऐसा ओनली मटेरियल, ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जिसमें मटेरियल के पार्टिकल हीट लेकर खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, if the temperature of hot body is increased by 50%, then the increase in quantity of emitted radiation will be approximately। तो देखो हमको पता है एमिसिव पावर T टू दी पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, तो E2 बाई E1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 बाई T1 पावर 4। अगर फर्स्ट टेम्परेचर T1 है 50% इंक्रीज हो गया है तो 150 हो गया पावर 4, तो E2 बाई E1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 का पावर 4। तो 1.5 मतलब कितना है, 3/2। 3 to the power 4 is 81 and 2 to the power 4 is 16। 16 5 से 81 होता है, तो 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब एमिसिव पावर 5 टाइम्स होने का मतलब कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, तो अगर भैया पहले एमिसिव पावर 100 था तो बाद में कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, 400% इंक्रीज हो गया। मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपको और ऐड करा देता हूं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 3% देन सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, बी। अब देखो अप टू 5% हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। तो यहां पर क्या है, एमिसिव पावर प्रोपोर्शनल टू T टू दी पावर 4, तो क्या आएगा, डेल्टा E बाय E इंटू 100 इज
4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, टोटल एमिसिव पावर, ठीक है। तो टोटल जो एमिसिव पावर है वो 4 इंटू 3 12% इंक्रीज हो जाएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए जिसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, टोटल एमिसिव पावर फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया मैक्सिमम एमिसिव पावर का क्या होगा, तो ये T⁵ के प्रोपोर्शनल होता है। एक ग्राफ याद दिला देता हूं आपको, एमिसिव पावर का टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। टोटल एरिया ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट टोटल एमिसिव पावर विच इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। तो टोटल जो एमिसिव पावर है, जिसको अपन केल्विन प्लांक लॉ भी बोलते हैं, सॉरी केल्विन प्लांक नहीं, स्टीफन्स लॉ बोलते हैं। तो टोटल एमिसिव पावर या स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग T⁴ के प्रोपोर्शनल है, वो यहाँ पर टोटल एरिया अंडर द कर्व है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये मैक्सिमम वाले का क्या होगा, तो भैया मैक्सिमम वाले में ध्यान रखना है, यहां भी T⁵ आ जाएगी और यहां भी T⁵ आ जाएगी। तो डेल्टा ई मैक्स बाय ई मैक्स कितना हो जाएगा इंटू 100, तो 5 इंटू 3 15%। समझ में आ गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसमें एक और चीज पूछ सकते थे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, लैम्डा इंटू टी इज कांस्टेंट। तो लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने टेम्परेचर 50% बढ़ा के 1.5 टाइम्स कर दिया, दैट मीन्स 3/2 टाइम्स कर दिया, तो जो लैम्डा एम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो इस क्वेश्चन में अगर पूछते कि भाई लैम्डा एम का क्या होगा, तो हम बोलेंगे लैम्डा एम बिकम्स 2/3 टाइम्स। समझ में आ गया? अरे भाई टेम्परेचर 3/2 टाइम्स हो गया, 50% बढ़ने का मतलब है 100 से 150 हो जाना, मतलब 3/2 टाइम्स हो जाना या 1.5 टाइम्स हो जाना। तो सिंपल है, लैम्डा एम टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर 3/2 टाइम्स हो गया, तो लैम्डा एम कितना हो जाएगा 2/3 रह जाएगा, ठीक है। अब 2/3 आप निकाल के देख लेना, 66.6 होता है। तो 100 से 66 होने का मतलब 33% डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ। इसमें क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो अगर टेम्परेचर 3% बढ़ाएंगे तो लैम्डा एम 3% घट जाएगा। मतलब यहाँ पर ये 4-5 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जो पॉसिबल हैं, ठीक है। अगले उस पर आते हैं, rate of flow of heat through a metal rod with the temperature difference this 40 degree Celsius, the thermal resistance of the metal rod is। तो देखो ध्यान से, थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है, ये आपने पढ़ा होगा ना, रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए या एल अपॉन सिग्मा ए। ये थर्मल रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर मैं थर्मल रेजिस्टेंस लिखूंगा तो क्या चेंज आएगा, आर थर्मल हो जाएगा, लेंथ ही रहेगा, कंडक्टिविटी की जगह थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगा L/K, ठीक है। लेकिन ये तो ओम्स लॉ का क्वेश्चन है भाई। रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में V/I और थर्मल में टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय हीट करंट। क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय हीट करंट, मतलब पर सेकंड कितना हीट फ्लोइंग है। तो यहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, और हीट करंट कितना दिया हुआ है 1600 कैलोरी पर सेकंड। तो यहां पर आएगा 1600 कैलोरी पर सेकंड, तो 1/40 हो गया, ठीक है। 1/40 का मतलब हो गया 0.25, ठीक है। 2 डेसिमल लेंगे 100 हो जाएगा, नो सॉरी 0.025, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट, ये समझ में आ गया ना आपको, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 2 स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज R1 R2 रेडियस है, T1 T2 टेम्परेचर है, रेस्पेक्टिवली रेडिएटेड पावर इन द रेशियो 1:2, ठीक है। तो क्या करना है, रेडिएटेड पावर का मतलब होता है पर सेकंड कितना एनर्जी निकल रहा है,
पर सेकंड कितना निकल रहा है, m से पावर इंटू एरिया, मतलब सिग्मा टी टू दी पावर 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका पावर है। तो देखो रेडिएटेड पावर का रेशियो दे रखा है, तो मैं लिख देता हूं P1 बाय P2 कितना, T1 बाय T2 इसकी पावर 4 है, R1 बाय R2 इसका पावर 2 है। पावर रेशियो दिया हुआ है 1:2, ठीक है। टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली आर इन द रेशियो, नो 2 स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज, नहीं ये क्वेश्चन में ये है पावर रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, रेडिएटेड 2 spherical black bodies R1 R2 temperature T1 T2 respectively, radiated power in the ratio 1:2, तो R1 by R2 का रेशियो फाइंड करना है। तो पावर रेशियो दे दिया 1/2, टेम्परेचर रेशियो यही है T1 by T2 पावर 4 और इनटू में है R1 by R2 स्क्वायर। तो ज्यादा बेटर है कि एक बार तो अंडर रूट ले लो, तो ये 1/√2 हो गया, ये 4 पावर अंडर रूट लेंगे तो 2 पावर रह जाएगा, तो T1 by T2 स्क्वायर हो गया इंटू R1 by R2। तो जब आप R1 by R2 निकालेंगे तो T1 by T2 का स्क्वायर इधर आ जाएगा T2 by T1, ये सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस जो होते हैं नीट में डिफिकल्ट नहीं आते हैं, लेकिन दिमाग जो है आपका ठंडा रहना चाहिए। आपके पास टाइम केवल 6 दिन का बचा है, ठीक है। तो आप 6 डेज में जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि लास्ट के 1-2 दिन तो बिल्कुल ही रेस्ट करना होता है, ठीक है ना। तो दिमाग को जितना ठंडा रखोगे उतना ही मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, स्पेशली फिजिक्स में। वैसे तो सब में एक ही बात है। द साइड ऑफ कॉपर क्यूब 1 मीटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स वॉल्यूम व्हेन इट इज हीटेड 100 डिग्री सेल्सियस। देखो अल्फा कॉपर दिया है, लेकिन बात कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम की, तो डेल्टा वी क्या होता है, वी नॉट गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है वो दिया नहीं है, चेंज इन इट्स वॉल्यूम हीटेड व्हेन इट इज हीटेड, अच्छा क्यूब है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1 क्यूब, ठीक है ना, 1 क्यूब इज 1, ठीक है। तो ये पुट करना, बस गामा ध्यान रखना है। सॉलिड के केस में जनरली अल्फा ही दिया होता है, चाहे क्वेश्चन लीनियर एक्सपेंशन का हो, एरिया और वॉल्यूम एक्सपेंशन का हो। तो ध्यान रखना है, एरिया एक्सपेंशन में बीटा कितना पुट करेंगे 2 अल्फा, गामा कितना पुट करेंगे 3 अल्फा। तो अपने को पता है ना ये रिलेशन, गामा बाय 3 इज बीटा बाय 2 इज अल्फा बाय 1। अल्फा केवल 1 लाइन में एक्सपेंशन है, बीटा 2 लाइंस में, गामा 3 लाइंस में, ठीक है। तो सॉलिड के केस में ध्यान रखना है कि जनरली आपको अल्फा गिवन होता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप बीटा और गामा पुट कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेना, वैल्यू सिंपल था। मेटल रॉड दे रखा है 2 मीटर लॉन्ग, इंक्रीजेज इन लेंथ बाय 1.6 mm व्हेन हीट इज फ्रॉम 60 to 100, 0 to 60। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अगेन वही थिंग, एल कितना, डेल्टा एल कितना, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। देखो 0 से 60 में डेल्टा थीटा 60 हो गया, इनिशियल लेंथ 2 मीटर है, ये 1.6 mm है, तो ध्यान रखना है mm को अपने को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मेटल स्लैब सेम क्रॉस सेक्शन एरिया हैव थिकनेस d1 d2 और कैपेसिटी थर्मल दे दिया, आर कनेक्टेड इन सीरीज। द फ्री एंड ऑफ द 2 स्लैब्स आर एट टेम्परेचर T1 T2, टेम्परेचर ऑफ द कॉमन जंक्शन इज। तो ध्यान से समझो, ये 2 रॉड दे रखी हैं, ठीक है, इन दोनों की क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है, और थिकनेस दे दिया है D1 एंड D2। अच्छा इतना स्लैब है ये ना, ऐसा नहीं है डायग्राम, स्लैब टाइप का है, मतलब ऐसा समझ लो जैसे आपकी वॉल है, इसमें एक लेयर कंक्रीट की है, एक ब्रिक्स की है। ये वाला टेम्परेचर पूछा है, ये टेम्परेचर θ1 दिया है, ये टेम्परेचर θ2 दिया है। इस चैप्टर में चेंज इन टेम्परेचर काम में आता है, दैट्स व्हाई यू कैन यूज डिग्री सेल्सियस और केल्विन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया सेम है, यहां पर जो लेंथ है
वो थिकनेस का काम करेगी, तो हम लेंथ ही ले लेते हैं। ये लेंथ L2 है, जंक्शन का टेम्परेचर पूछा है। तो जैसे किरचॉफ लॉ में पढ़ते हैं ना हम, हीट इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, तो सेम यहाँ पर है, जितना हीट फ्लो होगा इसमें वही सेम हीट इसमें फ्लो होगा। H1 इज इक्वल्स टू क्या करना है, H2। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालना है, तो किरचॉफ करंट लॉ याद कर लीजिए, इनकमिंग हीट टू जंक्शन इज इक्वल्स टू आउटगोइंग हीट फ्रॉम द जंक्शन। तो यहां पर इनकमिंग हीट कितना है, H1, आउटगोइंग कितना है, H2, तो वैल्यू पुट करना है, H1 इक्वल्स टू H2। अच्छा, हीट का करंट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस। भाई करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ना, V बाय R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस है, और इसमें हीट करंट में ये हो जाएगा, और R मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था क्या होता है, L बाय K, तो यही पुट करना है, दोनों के K1 K2 दे रखे। तो देखो डेल्टा थीटा क्या, θ1 माइनस थीटा, और L बाय K क्या हो जाएगा, L1 बाय K1A, इधर क्या आएगा, थीटा माइनस θ2 अपॉन L2 बाय K2A। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, A कट जाएगा तो K2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, K1 भी यहाँ, सॉरी K1 यहां मल्टीप्लाई होगा, L2 यहां मल्टीप्लाई होगा, K1 L2 θ1 माइनस थीटा, और उस साइड में क्या आएगा, L1 आएगा, K2 आएगा, इनटू थीटा माइनस θ2। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इससे सॉल्व करेंगे, इन सबको रटने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ये लर्न कर लीजिए, हीट करंट को इक्वेट करना है, क्योंकि ये 2 रॉड है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 रॉड्स हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 rods L1 L2 are made of material whose coefficient of linear expansion alpha1 alpha2, the difference between the two length is independent of temperature। देखो डिफरेंस इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब कि दोनों की चेंज इन लेंथ सेम होगी, तो बहुत सिंपल है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। डेल्टा L1 क्या, डेल्टा L2, डेल्टा L का क्या फॉर्मूला है, L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और यहां पर क्या है, L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा, सेम चेंज इन टेम्परेचर है, तो L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 के इक्वल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी है। टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट, ये आपको याद रखना है, डेटा बेस्ड है, 620 पास्कल टेम्परेचर होता है, और 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो 0.01 डिग्री सेल्सियस इज 273.16। देखो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 एग्जैक्टली, हम उसको 273 ले लेते हैं, पर एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 273.15। तो 0.01 तो ऐड हो जाएगा 273.16 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर भी ध्यान रखना है, 620 पास्कल होता है। ये ट्रिपल पॉइंट का डेटा है जो आपको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट, to what depth must a rubber ball will be taken in deep sea so that its volume is decreased by 0.1%? बल्क मॉडुलस दे दिया है, डेंसिटी ऑफ सी दे दिया है। तो देखो डेल्टा पी क्या होता है, एच रो जी, स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब चेंज इन प्रेशर। तो डेल्टा पी कितना होता है, हम एच डेप्थ में जा रहे हैं, एच रो जी। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस हो जाएगा कितना, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज बल्क मॉडुलस, एंड स्ट्रेन इज डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा ना, डिक्रीजेस बाय, तो ये माइनस में आता है एक्चुअल में ना, डिक्रीजेस है। अब क्या लिखना है, बल्क मॉडुलस दे दिया 9 इंटू 10⁹, एच फाइंड करना है, डेंसिटी वाटर का 1000 है, ग्रेविटी को 9.8 की जगह 10 ले लीजिए, बल्क मॉडुलस गिवन है 9 इंटू 10⁸। अब देखो ये 0.1% है, मतलब डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 इज 0.1 माइनस। ठीक है, तो डेल्टा वी बाय वी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 बाय 100 के इक्वल। इसको सॉल्व कर लो, एच आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक एच आ रहा है यहाँ पर 3070 कट गए 90 मीटर, तो आप चेक कर लेना कैलकुलेशन आपके। नेक्स्ट,
heat is supplied to ice at constant rate, temperature variation with time is as shown in figure। ठीक है, तो देखो A से B में क्या होगा, पानी की बात कर रहा है क्या, सप्लाई टू आइस, तो पहले तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है हीटिंग ऑफ आइस। ठीक है, A से B में क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस, हीटिंग ऑफ आइस हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, ड्यूरिंग B टू C ये हो रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या है, हीटिंग ऑफ आइस, ये क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस। फिर पानी बन गया तो ये क्या है, हीटिंग ऑफ वाटर। तो भाई जब आप आइस को हीट करोगे तो एक्सपेंड होगा, करेक्ट है। ड्यूरिंग ए बी वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस, करेक्ट है। बी से सी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको पता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, मतलब वॉल्यूम सबसे कम होता है। तो 0 से 4 में वाटर श्रिंक होता है, भारी हो जाता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है पानी की, इसलिए तो झील में नीचे डूब जाता है। अगर लेक में टेम्परेचर नेगेटिव चला जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर डेप्थ में होता है। क्यों, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी हाईएस्ट है। ठीक है, अब डेंसिटी हाईएस्ट है मतलब वॉल्यूम मिनिमम है। ठीक है ना, भारी है। तो ड्यूरिंग ए बी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, करेक्ट है। बी से सी में वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस वाला चक्कर है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड फेज इज प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ पोर्शन ए बी ऑफ द ग्राफ। हाँ भाई ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि एम एस डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी करेंगे ना तो वो एस इनवर्स में आ जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोर्शन ए बी ऑफ द ग्राफ। हाँ ठीक है, लेटेंट हीट की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत आपको ध्यान से पढ़ना होता है। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वाटर टैंक इज 3p, p is atmospheric. If water is drawn out till the water level decreases by 2/5 of the initial, then pressure at the bottom of, तो ध्यान से समझ लो, ये P है, ये 3p है, ये H है। तो H डेप्थ की वजह से कितना चेंज हो रहा है, 2p। तो 2/5 की वजह से कितना चेंज होगा, 2/5 H की वजह से कितना चेंज होगा, देखो H डेप्थ की वजह से कितना चेंज हुआ, 2p। तो 2/5 की वजह से कितना चेंज होगा, 2/5 ऑफ 2p, मतलब 4p/5 चेंज होगा। ये मैं चेंज लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो फाइनल कितना हो जाएगा भाई, 2p/5, 4p/5 तो चेंज हो गया, तो फाइनल कितना हुआ, 4p/5 चेंज हो गया। एंड वी नो p0 प्लस एच रो जी, तो ये आ जाएगा कितना, 9p/5 के इक्वल। कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ है क्या, चलो देखते हैं। p डेप्थ है, अच्छा वाटर लेवल हटा दिया है, वाटर लेवल डिक्रीजेस बाय 2/5, अच्छा गलती कर दी हमने, वाटर लेवल डिक्रीजेस बाय 2/5, इसका मतलब फाइनल वाटर लेवल कितना है, 3/5। भाई पहले s था, 2/5 घटा दिया, डिक्रीज कर दिया, तो इफ वी रिड्यूस 2/5 दैट मींस रिमेनिंग इज 3/5। तो हम क्या लिखेंगे, ये 3/5 हो जाएगा, ये 3/5 होगा, तो 3 into 2 कितना हो गया, 6। दोबारा लिख देता हूं, बहुत सिंपल है। H डेप्थ में चेंज कितना हो रहा था, 2p, तो 3/5 H डेप्थ में कितना चेंज होगा, 3 टाइम्स ऑफ 2p, 3/2 टाइम्स, 3/5 टाइम्स। ठीक है ना, तो कितना आ गया, 6p/5। ये चेंज हुआ है, तो बॉटम में कितना हो जाएगा, p0 प्लस जो चेंज हुआ है 6p/5, तो कितना आ गया, 11p/5 के इक्वल फर्स्ट आ जाएगा। वो ध्यान रखना है, 2/5 डिक्रीज हुआ है, तो रिमेनिंग 3/5। नेक्स्ट, two plate of same area are placed in contact, their thickness as well as thermal conductivity in the ratio 2:3। आउटर सरफेस 10 पर है, अदर वन 0 पर है। कॉमन टेम्परेचर बताना हो तो देखो ध्यान से, इसका 2 के 3 के दे लेते हैं, ठीक है, 2:3 कंडक्टिविटी है,
थिकनेस भी 2:3 है, तो इसका 2L ले लेते हैं, ये लेंथ 3L ले लेते हैं, ठीक है। प्लेट है तो सेम एरिया होगा ही सही। ये टेम्परेचर दे दिया कितना 10, ये 0, ये थीटा बताना है। अभी बताया था H1 इज टू H2, तो यहाँ H1 कितना है 10 माइनस थीटा टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। और उधर क्या आएगा थीटा माइनस 0 अपॉन 3L बाय 3K, सब कट गया, थीटा 5 आ जाएगा। कारण भी है कंडक्टिविटी डबल लेंथ डबल, तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेशियो लेंगे ना, इसमें भी वही सेम रेशियो है, सेम रेजिस्टेंस होगा, इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो यहाँ पर इक्वल टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो टोटल ड्रॉप कितना है 10 से 0 10, तो 5 यहाँ ड्रॉप होगा 5 यहाँ ड्रॉप होगा, तो 10 से 5 5 से 0, तो जंक्शन का 5 आ जाएगा, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी का कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करके करिए। ऑफ द फॉलोइंग विच वन हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, देखो मेटल का स्पेसिफिक हीट कम होता है, तो इन दोनों का तो कम होता है, इनका इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ये 0.1 0.2 ऐसा होता है, मेटल है ना जल्दी गर्म होता है। आइस का अपने को पता ही है 0.5 होता है, वाटर का 1 होता है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, पानी को गर्म कर रहे हैं तो पहले कंटेनर जल्दी गर्म हो जाता है ना, ठीक है, क्योंकि कंटेनर मेटल है, मेटल का स्पेसिफिक हीट कम है, तो टेम्परेचर बढ़ने में टाइम कम लगेगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल का स्पेसिफिक हीट कम होता है, वाटर का ज्यादा होता है। 5 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 5 ग्राम स्टीम में मिक्स करना है, फाइनल टेम्परेचर बताना है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो होता है ना आइस और स्टीम वाले, ध्यान से सुन लो। 5 ग्राम क्या है आइस, कितने पर है 0 पर, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ हीट एब्जॉर्ब, कि भाई इतना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और यहाँ से हीट इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। एक टेबल बना के करते हैं, पहले 5 ग्राम आइस को मेल्ट कर लेते हैं, मेल्टिंग हुआ तो कितना हीट खा जाएगा 5 इंटू 80, 400 कैलोरी हीट चाहिए, क्या बन गया 5 ग्राम वाटर बन गया। अब अगर मैं इसको और गर्म करूं तो कितना हीट खाएगा ms डेल्टा थीटा, 5 ग्राम स्पेसिफिक हीट 1 0 से 100 तक गर्म कर सकते हैं, 500 कैलोरी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब मैं उधर चलता हूं इवॉल्व होने में, अगर ये पूरा स्टीम कंडेंस हो जाए तो कितना हीट इवॉल्व होगा, 5 ग्राम स्टीम का क्या कर दिया मैंने कंडेंसेशन कर दिया, 5 ग्राम वाटर बना दिया 100 पर, ठीक है। कंडेंसेशन में कितना हीट मास इंटू लेटेंट हीट, 5 इंटू लेटेंट हीट कितना होता है 540, तो ये कितना आ रहा है 2700। तो भैया ये तो पूरी स्टीम कंडेंस होगी नहीं, क्यों, यहां पर जरूरत कितनी है 400 प्लस 500, तो रिक्वायरमेंट कितना रहेगा 400 प्लस 500 मतलब 900, तो ये तो पूरा गर्म हो जाएगा लेकिन वो पूरा मेल्ट नहीं होगा। तो आंसर आप यहीं पर दे सकते थे कि स्टीम पूरा कंडेंस नहीं हुआ है, दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ये क्वेश्चन एक एड ऑन भी पूछ सकते थे कि भैया जो फाइनल मिक्सचर बन रहा है इसमें है क्या, टेम्परेचर तो बता दिया 100 है, तो यहां पर पूछते हैं कि मान लो इसमें से m ग्राम मेल्ट हो गया, सॉरी सपोज m ग्राम स्टीम क्या हुआ कंडेंस हो गया, ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से। अब m ग्राम कंडेंस क्यों हुआ, टोटल 900 चाहिए था जिसमें आइस मेल्ट भी हो जाता, बॉइलिंग पॉइंट तक भी पहुंच जाता, इसको कितनी स्टीम की रिक्वायरमेंट है 900 के लिए कितना मेल्ट होने की जरूरत है m इंटू लेटेंट हीट 900 बाय 540, एक जीरो काट देते हैं 9 से काट देते हैं 10 बाय 6, 10 बाय 6 कितना हो गया 1.33 समथिंग। तो फाइनल क्या हुआ देखो 5 ग्राम वाटर था, 1.33 ग्राम वाटर ऐड हो गया, तो टोटल 6.33 ग्राम, तो क्या बचा कुछ गड़बड़ है
सॉरी, हाँ 5/3 है ना, तो ये 5/3 कितना होता है 1.66, ठीक है, तो यहां पर चेंज हो जाएगा 1.66, ठीक है। ये कंडेंस हो गया है, तो टोटल हो गया 6.66 ग्राम, तो वाटर है, ठीक है, प्लस क्या है, अरे 5 ग्राम में से 1.66 कंडेंस हो गया, तो रिमेनिंग स्टीम कितना है 3.33 ग्राम स्टीम है, और दोनों का टेम्परेचर कितना है 100 है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर वाला तो सिंपल था, पूरा स्टीम कंडेंस नहीं हुआ है, तो टेम्परेचर ऑफ स्टीम 100 ही रहेगा, क्योंकि 100 से कम में तो उसको वाटर बनना पड़ेगा। और वाटर पूरा गर्म हो गया है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और कितना वाटर रहेगा कितना स्टीम होगा ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, two identical rectangular strip, one of copper, other of steel, that riveted together to form a bimetallic strip। देखो, ये अल्फा है कॉपर, ये अल्फा है स्टील, ठीक है ना, ये अल्फा स्टील है, ये एक्चुअली बाईमेटालिक स्ट्रिप का क्वेश्चन है। बाईमेटालिक स्ट्रिप यूज्ड इन थर्मोस्टेट, जितने भी आपके एसी, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, इन सब में एक थर्मोस्टेट होता है जो एक सर्टेन टेम्परेचर पर ऑन ऑफ का काम करता है, तो वो बाईमेटालिक स्ट्रिप से डिजाइन होता है। तो यहां पर क्या है, अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा भैया, कॉपर का अल्फा ज्यादा है तो कॉपर का एक्सपेंशन ज्यादा होगा, ठीक है, तो होगा क्या, ये ऐसे बैंड हो जाएगा, कॉपर बाहर रहेगा और स्टील अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लर्न कर लीजिए, जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा है वो आउटर साइड में रहेगा, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कम है वो इनर साइड में रहेगा, ठीक है, मतलब इतना बाहर नहीं जाएगा, ऐसे बैंड हो जाएगा, ऐसे था ये ऐसे बैंड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कॉपर वाला ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है इसलिए वो बाहर रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। Consider a compound slab consisting of two different material, equal thickness, thermal conductivity, equivalent thermal conductivity। तो देखो ध्यान से, एक स्लैब बना रहे हैं कंपाउंड जिसमें दो डिफरेंट मटेरियल है, इक्वल थिकनेस है, देखो इधर ये है, मान लो इसका कंडक्टिविटी K है, इसका 2K है, ठीक है, इसका थिकनेस मान लेते हैं L है, इसका L है, एरिया A है। जब हम इसकी एक स्लैब बनाएंगे तो लेंथ तो 2L हो जाएगी, एरिया वही रहेगा, ऐसे हीट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। इक्विवेलेंट पूछा है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2। अब R इक्विवेलेंट कितना, अभी बताया था L/K होता है, तो यहां L इक्विवेलेंट कितना है 2L अपॉन K इक्विवेलेंट, लेकिन एरिया इक्विवेलेंट तो वही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट है L/K1A प्लस L/K2A, L/A कट गया, सॉल्व कर लेना, 2K1 K2/K1 प्लस K2 एक K इक्विवेलेंट के बराबर है, ठीक है। लर्न नहीं करना है क्योंकि यहां पर लेंथ इक्वल था, किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको डिफरेंट लेंथ गिवन। स्पेसिफिक हीट दे दिया है, S is AT² plus BT plus C, the amount of heat required to raise the temperature of m gram of substance from 0 to theta naught, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, यहां पर S दे दिया कितना, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है कितना, A² प्लस B प्लस C, ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट है। रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू थीटा नॉट, वो T लिया हुआ हमने, थीटा ले लिया, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट बताना है रिक्वायर्ड, तो देखो कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कितना, M S
डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से थीटा नॉट, एम कॉमन है ए थीटा नॉट क्यूब बाय 3 प्लस बी थीटा नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस सी थीटा नॉट। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा एम, आप चेक कर लेना आंसर जो भी है यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड assertion और अदर इज रीजन। brass disc is just fitted in a hole in steel plate। ठीक है, देखो ये ब्रास है, ये स्टील प्लेट है। ठीक है, just fitted in a steel plate, the system must be cooled to loosen the disc from the hole। देखो ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ठंडा करेंगे तो दोनों श्रिंक होंगे। जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं ना, गर्म करते हैं तो एक्सपेंड होता है, और ठंडा करेंगे तो श्रिंक होंगे। अब देखो अपने को पता है कि ब्रास का जो है एक्सपेंशन ज्यादा होता है, अल्फा जो ब्रास है वो अल्फा स्टील से ज्यादा होता है, तो हीटिंग पर ब्रास ज्यादा एक्सपेंड होता है, स्टील कम एक्सपेंड होता है। तो कूलिंग पर क्या होगा, ब्रास कम कंप्रेस होगा और स्टील ज्यादा कंप्रेस होगा। ब्रास अंदर है और स्टील प्लेट बाहर है, तो जब आप कूल करेंगे तब क्या होगा, कूल करेंगे तो ब्रास वाला जो है उसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा है, तो वो ज्यादा श्रिंक हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, अंडरस्टूड। तो सही है, तो ब्रास ज्यादा श्रिंक हो जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। The coefficient of linear expansion of brass is greater than coefficient of linear expansion of steel। रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बात समझ में आ गई ना। अगर ये सेम मटेरियल होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अंदर ब्रास है, ब्रास का अल्फा ज्यादा है, तो ब्रास एक्सपेंड भी ज्यादा होगा तो श्रिंक भी ज्यादा होगा। तो ब्रास श्रिंक होगा ज्यादा, स्टील कम श्रिंक होगा, तो ब्रास श्रिंक हो गया, ऐसे हो जाएगा, अलग हो जाएगा उससे। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये हीट करंट का क्वेश्चन है। मैंने ये आपको कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बता दिया था, फिर बता देता हूं। इसका टेम्परेचर ले लो थीटा, इनकमिंग हीट H, हियर H1, हियर H2। तो किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर दीजिए, इनकमिंग हीट इज गोस टू आउटगोइंग हीट। कितना हीट आ रहा है, 100 माइनस थीटा टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस में रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, L बाय 3KA, सेम डायमेंशन है, मतलब लेंथ एरिया सेम है। हीट 1 कितना होगा, थीटा माइनस 50 बाय L बाय 2K प्लस थीटा माइनस 0 बाय L बाय KA। इसको सॉल्व कर लेना, 300 माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा माइनस 100 प्लस थीटा माइनस 0। ठीक है, 300 प्लस 100 400 हो गया, ये उधर जाएगा 6 थीटा हो गया, तो थीटा कितना हो गया 200 बाय 6, सॉरी 400 बाय 6 और 200 बाय 3। ठीक है, सेकंड आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। If the temperature of an isolated sphere black body fall from T1 to T2, okay, T टाइम में हो रहा है ऐसा ड्यू टू रेडिएशन, तो ये टाइम का रिलेशन पूछा है। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी एम एस डी टी बाय डी टी, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीजिंग है। किसके इक्वल होगा, एमएसए पावर इंटू एरिया, करेक्ट ना। और एमएसए पावर कितना, सिग्मा टी टू दी पावर 4 इंटू एरिया। ठीक, तो यहां पर प्रोपोर्शनल निकालना है, तो बाकी सब कांस्टेंट है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, डी टी बाय टी टू दी पावर 4 इज डी टी इंटू सम कॉन्स्टेंट से सी, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन का लिमिट लगा दो तो कितना आएगा, टी टू दी पावर -4 + 1
-4 + 1 कितना -3, ठीक है। और ये माइनस है, लिमिट है t1 to t2, और ये टाइम है सम कांस्टेंट इनटू t, ठीक। तो ये टाइम किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1/t1 क्यूब माइनस 1/t2 क्यूब। वो माइनस है ना, इसलिए लिमिट उल्टा लगा दिया है, t1 क्यूब माइनस t2 क्यूब, उल्टा लिख दिया मैंने ना, t1 से t2 है तो t2 पहले आएगा, t1 बाद में आएगा, ओके। नेक्स्ट, two identical masses have 5 kg each fall on a wheel from height 10 meter. The wheel disturb a mass of 2 kg. The rise in temperature. कितनी बॉल है, 2, तो एक बॉल का कितना एनर्जी, mgh, ठीक है। और ये व्हील 2 kg वाटर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, ms डेल्टा थीटा। और ये वाला m और ये m डिफरेंट है, ये बॉल का है और ये जो वाटर हीट हो रहा है उसका है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा, 2 × 5 × 10 × कितनी हाइट से गिरा है इसको, 10 मीटर से। कितना वाटर है, 2 kg। स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 1000। डेल्टा थीटा फाइंड करना है। देखो स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, लेकिन केजी में है तो हम लिखेंगे 1 किलो कैलोरी पर ग्राम, सॉरी कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो किलो कैलोरी में कितना आएगा, 1000 कैलोरी, और कैलोरी को किस में बदलना पड़ेगा, जूल में। तो डेल्टा थीटा कितना आ गया, 5 × 10, और सॉरी 5 × 2 10, 3 0 कट गया तो 1/8.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.12 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया ये, 0.12 डिग्री सेल्सियस के इक्वल आ जाएगा। अगले उस पर आते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल वार्म 1 ग्राम ऑफ मटेरियल A by 3 डिग्री सेल्सियस and 1 gram of material B by 4 डिग्री सेल्सियस। A is having temperature double that of B, ठीक है। Q हीट दिया है 1 ग्राम मटेरियल A by 3 डिग्री सेल्सियस, तो A का स्पेसिफिक हीट कितना हो गया, हैविंग टेम्परेचर डबल दैट ऑफ बी, उसका तो कोई रोल नहीं है। देखो सिंपल है, क्यों हीट दिया, 1 ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इंटू 3 चेंज हो रहा है, और दूसरा क्या है, 1 ग्राम है स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, और ये कितना चेंज हो रहा है, 4 चेंज हो रहा है, ठीक है। इनिशियली ए इज हैविंग टेम्परेचर डबल दैट ऑफ बी, A is having temperature double that of B। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, A certain Q heat will warm 1 gram of material A by 3, 1 gram of material B by 4। तो इससे तो स्पेसिफिक हीट का रेशियो आ गया, कितना, स्पेसिफिक हीट ऑफ A अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ B कितना है, 4/3, ठीक है। मतलब A का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। अब क्या बोला, A is initially, A is having temperature double that of B, तो if allowed to radiate after warming B will radiate more than A, or if allowed to radiate after warming A will radiate more than B। No, A is having temperature double that of B, इसका मतलब A ज्यादा हीट को रेडिएट करेगा, तो क्या हो जाएगा, allowed to radiate warming B will radiate more, no, fourth one, ठीक है। if allowed to radiate after warming A will radiate more than B, दोनों आंसर करेक्ट है इसके। if allowed to radiate after warming A, तो A will radiate more than B, क्योंकि A का टेम्परेचर डबल है, 3 बढ़ गया है, B का टेम्परेचर कम है, 4 बढ़ा है। अच्छा, इसको हम बोल नहीं सकते, सॉरी, समझ लो। A का फाइनल टेम्परेचर कितना है, 3 प्लस जो भी उसका टेम्परेचर था से 2 थीटा, और B का टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर 4 बड़ा है लेकिन पहले थीटा था। अब 3 + 2 थीटा ज्यादा है
या 4 प्लस थीटा ज्यादा है, ये डिसाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत आ रहा है। तो सिर्फ क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ बी। समझ में आया? देखो 3 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, सर्टेन अमाउंट हीट है, ठीक है, ए को गर्म करते हैं 3 डिग्री सेल्सियस और बी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो ए के लिए इक्वेशन 1 इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू 3 और बी के लिए 1 इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू 3। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए कितना आ रहा है, 4/3 टाइम्स ऑफ बी। इसका मतलब ए का स्पेसिफिक हीट बी से ज्यादा है। अब ये कंफ्यूज कर रहा है नेक्स्ट वाली लाइन, इनिशियली ए इज हैविंग टेम्परेचर दैट डबल दैट ऑफ बी। मान लेते हैं इनिशियली बी का थीटा था, ए का 2 थीटा था, ए का बी का 4 इंक्रीज हुआ है और ए का 3 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो गर्म करने के बाद में आफ्टर वार्मिंग कौन ज्यादा हीट रेडिएट करेगा, भाई ये डिसाइड नहीं हो सकता जब तक अपने को थीटा पता ना हो, ठीक है ना, क्योंकि थीटा डिग्री सेल्सियस में लिखा है यहाँ, केल्विन में तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो डिसाइड नहीं हो सकता है। लेकिन ये सिंपल दिख रहा होगा आपको ना, ए का स्पेसिफिक हीट बी से ज्यादा है, इसलिए सेम अमाउंट हीट देने पर ए का टेम्परेचर कम इंक्रीज हुआ है और बी का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हुआ है। A clock that keeps correct time at 20 degrees Celsius subjected to 40 degrees Celsius. If coefficient of linear expansion of the pendulum is 12 into 10 power minus 6 degrees Celsius, how much time will it gain or loss? देखो 20 पर क्या करता है, ये करेक्ट बताता है, तो 40 पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम बढ़ेगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब स्लो जाना है, ठीक है। तो अगर आप एक क्वेश्चन को 20 सेकंड में कर रहे हैं और 30 सेकंड में कर रहे हैं, 20 की जगह 30 सेकंड लग रहे हैं, ज्यादा टाइम मतलब स्लो, कम टाइम मतलब फास्ट, तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, दैट मीन्स लेंथ इंक्रीज हो गया है, लेंथ इंक्रीज मीन्स टाइम इंक्रीज। क्यों, T इज 2π√L/g होता है ना, T किसके प्रोपोर्शनल है, √L/g के, और डेल्टा L किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज इन टेम्परेचर के। मोर टेम्परेचर मोर लेंथ मोर टाइम, दैट मीन्स स्लो, स्लो होने का मतलब क्या होगा, लॉस हो जाएगा टाइम का। अरे भाई आपका पेंडुलम स्लो चल रहा है तो कम ऑसिलेट कर पाएगा एक दिन में, तो लॉस ऑफ टाइम होगा। अच्छा इसमें दिमाग नहीं लगाना था क्योंकि इसमें लिख दिया गेन और लॉस, तो ठीक है, हमको तो सिर्फ ये बताना है डेल्टा T/T कितना, हाफ डेल्टा L/L, हाफ डेल्टा L/L कितना, अल्फा डेल्टा थीटा, तो डेल्टा T कितना, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अल्फा गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर गिवन है, और कितने टाइम में बताना है, पर डे, सारे ऑप्शन पर डे में है, तो एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं और 24 आवर इंटू 60 से निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ 2 rods मेड अप ऑफ सेम मेटल हैविंग द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, लेंथ दे दिया है 0.6 0.8, द टेम्परेचर बिटवीन द एंड्स आर 90 and 60 and that for the other rod is 150 and 60. For which rod rate of conduction will be greater? रेट ऑफ कंडक्शन होता है Q/T, कितना, KA डेल्टा थीटा बाय L के इक्वल, ठीक है, ये रेट ऑफ कंडक्शन है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल तो K सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है सेम, ठीक है, तो सिंपल ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा बाय L। देखो सेम क्रॉस सेक्शन गिवन है, सेम मेटल गिवन है, तो कंडक्टिविटी सेम हो गया, एरिया सेम हो गया, तो ये डेल्टा थीटा बाय L के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पहले वाले में डेल्टा थीटा बाय L कितना है, तो Q/T फॉर 1 प्रोपोर्शनल निकाल रहे हैं, डेल्टा थीटा कितना है 90 and 60 मतलब 30, और लेंथ कितना है 0.6, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 300 हो जाएगा, 6 5 30, तो कितना आ गया 50 के इक्वल आ गया।
और सेकंड रॉड के लिए निकालते हैं क्यू बाय टी कितना आएगा। इसका डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना है 150 एंड 110 मतलब 40 है, और लेंथ कितना है 0.8 है, पॉइंट हटाएंगे वही सेम 50 आ गया, मतलब दोनों के लिए सेम रहेगा। तो दोनों का रेट ऑफ कंडक्शन मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों में सेम है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं जल्दी से। एनर्जी इज बीइंग एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी 127 टेम्परेचर at the rate of this one. The temperature of the black body at which the rate of energy emission is this one. ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की पावर 4 के। तो एमिसिव पावर प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा E2 बाई E1 इज T2 बाई T1 टू द पावर 4। ध्यान से देखो ये 1 है ये 16 है, तो ये 16 हो गया T2 बाई T1 टू द पावर 4। दोनों साइड में क्यूब रूट ले लो तो T2 बाई T1 कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 4 16 होती है, नॉट क्यूब रूट सॉरी 1/4 रूट, ठीक है ना। तो 2 का पावर 16 होता है, तो 16 का पावर 1/4 2 हो जाएगा, डबल टेम्परेचर हो जाएगा। ये कितना टेम्परेचर है 400, तो इसका डबल टेम्परेचर कितना होगा 800 केल्विन में, ठीक है ना। 800 केल्विन का मतलब 527 डिग्री सेल्सियस। इस वाले क्वेश्चंस में जनरली एक आपने देखा होगा कि जहां आंसर केल्विन में आ रहा होता है ना, तो वह फर्स्ट ऑप्शन दे देते हैं 800 डिग्री सेल्सियस, तो आपका 800 है आपने टिक कर दिया। नो, इस चैप्टर में डिग्री सेल्सियस और केल्विन की ये वाली एरर का ध्यान रखना है कि आपका आंसर मान लो 800 आ गया केल्विन में और पहला ऑप्शन ही दिया हुआ 800 डिग्री सेल्सियस, तो गलती नहीं करनी है, आगे ऑप्शन भी देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, rectangular black block is heated from 0 to 100, percentage increase in length given है, what will be the percentage increase in volume। ठीक है, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है लेंथ क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है लेंथ क्यूब के, तो हम लिख देंगे हमको हीटिंग की जरूरत ही नहीं है 3 डेल्टा एल बाय एल। तो अगर ये लेंथ 0.1% इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा 3 इंटू 0.1 मतलब 0.3। इसी से तो आता है गामा इज 3 अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट, 2 मेटल्स हैं वही जंक्शन वाला है, मतलब इनकमिंग हीट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग हीट। हमने काफी क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं, ठीक है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप भी मैंने आपको बता दिया है, ब्रास का ज्यादा होता है इसलिए ब्रास ज्यादा एक्सपेंड होता है, ठीक है ना। कुछ और तो नहीं है इसमें, ये डिलीट हो गया कलर वलर, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड हैं, दे दिया है 10 20 30। द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड 14, बी एंड सी मिक्स्ड 22, देन ए एंड सी मिक्स व्हाट, देखो इक्वल मास है एम ले लिया, ये 10 डिग्री सेल्सियस पर है ए, दूसरा एम ले लिया बी वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है, फिर तीसरा सी ले लिया, ये क्या है ये कितने टेम्परेचर पर है 30 डिग्री सेल्सियस पर है, सेम मास है, ठीक है। इसमें बोला ए और बी को मिक्स करें तो मिक्सचर टेम्परेचर कितना आ जाता है 14 आ जाता है। तो पहले मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं, तो क्या है इक्वेशन m इक्वल मासेस है, स्पेसिफिक हीट डिफरेंट लिक्विड है, ओके। तो इसको हम S1 ले लेते हैं, इसका टेम्परेचर कितना हो गया 14 हो गया, तो इसका इंक्रीज हो गया है 14 - 10 और इसका डिक्रीज हो गया है MS2 डिक्रीज हो गया 20 से 14 हो गया, तो क्या आ गया 4S1 is 6S2, 4S1 is 6S2 और S1 is 3/2S2। अब क्या किया, अब हम इनको मिक्स करते हैं भाई, इन दोनों को मिक्स किया तो क्या टेम्परेचर मिक्सचर कितना दिया, जब हमने B और C को मिक्स किया 22 हो गया, तो इसका 20 से 22 हो गया, उसका 30 से 22 हो गया, तो यहां क्या आएगा MS2
और इसका कितना हो गया 22 माइनस 20। इसके लिए क्या आएगा, सेम एम है, स्पेसिफिक हीट S3 है, और इसका क्या हो गया, इसका हो गया 30 से 22। तो यहां से रिलेशन क्या आ गया, S2 बराबर आ गया कितना 4S3, ठीक है ना, 2S2 8S3। ठीक, अब बोला कि अगर हम A और B को मिक्स करें, दोनों में से S2 निकाल लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहां से S3 लिख देते हैं, कितना आएगा S2/4। अब क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया तो क्या आएगा, देखो M S1 थीटा माइनस 10 इक्वल टू M S3 30 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो M कट गया, S1 को भी S2 की फॉर्म में लिख देते हैं, 3/2 S2 थीटा माइनस 10। S3 को भी लिख देते हैं S2/4 30 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करना है, S2 कट गया, 4 2 से ये 2 टाइम कटेगा, 2 से ये 3 6 हो जाएगा, 6 थीटा माइनस 60 इज 30 माइनस थीटा। तो 7 थीटा आ रहा है कितना 90, तो थीटा कितना हो जाएगा 90/7। तो 90/7 आप निकाल लेना, कितना आएगा 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। ठीक है, चेक कर लेना कैलकुलेशन। एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर क्वेश्चन आता है, तो मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। देखो इधर क्या दिया होता है जनरली क्वेश्चन में, एक टेम्परेचर दिया होगा, मान लो 70 डिग्री सेल्सियस। इस 70 को 62 डिग्री सेल्सियस होने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है। फिर लिखा होगा नेक्स्ट 10 मिनट के बाद में क्या होगा, इसका टेम्परेचर 62 से लेकर 56 हो गया, मान लीजिए कितना हो गया 56 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर पूछेंगे नेक्स्ट 10 मिनट के बाद में इसका टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन गिवन वर्ड a body cools down by radiation in a room, okay, its temperature decreases from 70 to 62 in 10 minutes, next 10 minutes falls from 62 to 56, then find the temperature of surrounding or temperature of body after next 10 minute। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल अपॉन टाइम, मतलब लॉस ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम किसके इक्वल होता है, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, इनटू थीटा एवरेज लिखना है, तो एवरेज होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 माइनस सराउंडिंग। तो अब 3 इक्वेशन लिख देते हैं हम यहाँ पर ना, तीनों डिफरेंट केसेस के लिए इक्वेशन लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, 70 माइनस, ठीक है 70 माइनस 62/10, ठीक है कांस्टेंट है भाई। 70 और 62 का एवरेज कितना होगा, तो 70 प्लस 62/2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन बन गया, वैल्यू आप पुट कर लेना, कितना हो गया ये 76 हो गया ना, सॉल्व कर लेना आप लोग जो भी। इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट लिखते हैं, कितना टेम्परेचर फॉल हो रहा है, 62 माइनस 56, वही सेम 10 मिनट में, वही सेम कांस्टेंट, ठीक है ये कांस्टेंट के लिए। कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, 62 टू 56, तो एवरेज कितना हुआ 62 प्लस 56/2 माइनस थीटा नॉट। सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में 56 से थीटा हो गया, तो 56 माइनस थीटा फॉल इन टेम्परेचर इन सेम टाइम कांस्टेंट 56 प्लस थीटा/2 माइनस थीटा नॉट। ये हम एवरेज क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। तो यहां पर थीटा का मतलब होता है थीटा एवरेज, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 70 से, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 70 से डिक्रीज होकर कितना हो गया 60 हो गया, तो भाई उसका टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना है,
तो हमको एवरेज लेना पड़ेगा ना, 70 to 60 हो गया, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू इज 65, ठीक है। तो इसलिए यहाँ सब जगह एवरेज लेते हैं। अब क्या करना है, आप दो इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो ले लीजिए अगर आप सराउंडिंग का टेम्परेचर पूछा है, ठीक है। आप इक्वेशन 3 का भी रेशियो ले लो, के कट जाता है, पर्पस क्या है यहाँ पर रेशियो लेने का, के कट जाता है, तो आप सॉल्व कर लेना थीटा नॉट इन दोनों के रेशियो से। इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 करोगे तो क्या आएगा, सराउंडिंग टेम्परेचर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा आपको, इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं और इक्वेशन 2 भी कर सकते हैं। ये रेशियो लेना, सराउंडिंग टेम्परेचर पुट करना, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब होता है टेम्परेचर, रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एक्सिस, या सराउंडिंग से कितना ज्यादा है, मींस टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो अब हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी के क्वेश्चंस पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, केटीजी पर, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्लस थर्मो दोनों करेंगे, मिक्स रहेगा सब कुछ। मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस ए एंड बी इन अ कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर है, ठीक है। ए डायटोमिक है, बी मोनोएटोमिक है, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ ए एंड बी इज 4, देयर रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड। देखो वी आरएमएस का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ 3 RT बाय मोलर मास या 3 KT बाय स्मॉल m, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, या अंडर रूट 3 P बाय रो, ठीक है। ये VRMS होता है। ए मोनोएटोमिक है, बी डायटोमिक गैस है, लेकिन स्पीड के लिए अपन यही से फॉर्मूला काम में लेते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ RMS स्पीड, तो VRMS कितना हो जाएगा भाई, V1 बाई V2, सेम टेम्परेचर है तो इनके मोलर मास का रेशियो हो जाएगा m के इनवर्स में है ना, और अंडर रूट में है, ये हो जाएगा m2 बाय m1। तो मोलर मास ऑफ A एंड B इज 4, तो B अपॉन A कितना हो जाएगा 1/4, और अंडर रूट 1/4 कितना होगा 1/2। तो इनके RMS स्पीड का रेशियो कितना हो गया 1/2 के इक्वल, या मोनोएटोमिक डायटोमिक का कोई रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट आइसोमेट्रिक प्रोसेस। देखो आइसोमेट्रिक का मतलब क्या है कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। तो देखो प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए ये रॉन्ग है, वॉल्यूम बढ़े तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है, तो ये आ जाएगा। इसका रेशो, इसका स्लोप भी पूछ सकता है, तो tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आइडियल गैस का इक्वेशन लगाए PV इज म्यू आर टी, तो P अपॉन टी कितना म्यू आर बाय वी के इक्वल। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें प्रेशर टेम्परेचर के मान लो 2 ग्राफ दे दिए, ठीक है। तो ये A है ये B है, तो देखो ध्यान से, इसका स्लोप क्या है म्यू आर बाय वी, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, तो B का स्लोप ज्यादा है तो B का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A के वॉल्यूम से कम हो जाएगा, सिंपल है। या ऐसा भी कर सकते हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर पर अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है, तो B का प्रेशर ज्यादा आ रहा है ना, ये तो बोलेंगे B का प्रेशर ज्यादा है सेम टेम्परेचर पर, तो B का वॉल्यूम कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर। देखो रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका वर्क डन पहली बात तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। इज शोन इन फिगर, तो वॉल इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है। नेगेटिव पॉजिटिव इसमें दिया नहीं है, लेकिन अगर दिया होता तो ध्यान रखना है क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क डन नेगेटिव होता है।
तो यहाँ पर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है, वर्क डन नेगेटिव आएगा। सब मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है तो हम भी यहाँ मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं। ये 60 है, ये 40 है, तो ये 20 हो गया। ये 500 है, ये 300 है, तो ये 200 हो गया। अगर इक्वल होता तो हम सर्कल लगा देते पाई आर स्क्वायर। इक्वल नहीं हो तो आप एलिप्स मान के कर दीजिए पाई R1 R2। ठीक है, तो देखो पाई, ये रेडियस कितना है, डायमीटर 20 है तो 20/2। ये रेडियस कितना है, डायमीटर 200 है तो 200/2। लेकिन ध्यान रखना है ये किलो पास्कल में है तो यहाँ पर इंटू 1000 आएगा, और वो 200/2 किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पर 10 की पावर -6 आएगा। भाई 1 सेंटीमीटर में मीटर बाय 100 है, क्यूब करेंगे तो 100 का क्यूब डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो 3 जीरो तो यहाँ पर कट जाएंगे, ये 3 जीरो भी कट जाएंगे, 2 1 2 होता है, आंसर आ जाएगा कितना, पाई के इक्वल। बात समझ में आ गई? मतलब हमको एरिया इनसाइड द साइकिल लेना होता है। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में नेगेटिव होता है एरिया इनसाइड, और पॉजिटिव होता है अगर साइकिल क्लॉकवाइज होता तो। सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं, और एलिप्स है तो पाई ए बी इसका एरिया होता है। ठीक है ना? तो वर्क डन एरिया इनसाइड द साइकिल। अगला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम which has absorbed 500 calorie heat and does work 500 joule। देखो कितना हीट गिवन है, एब्जॉर्ब करना मतलब हीट दिया है, एंड हीट गिवन टेकन एज पॉजिटिव, एंड डज 500 जूल वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव 500। तो भैया डेल्टा यू कितना होता है, डी यू कितना होता है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो जीरो आ गया। ठीक है, देखो जितना हीट दिया उतना ही वर्क कर दिया, मतलब ये प्रोसेस एक तरह का आइसोथर्मल है, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हीट गिवन ही वर्क डन के इक्वल है। तो यहाँ पर हीट गिवन वर्क डन के इक्वल है, तो हीट गिवन वर्क डन के इक्वल है, इसका मतलब डी यू जीरो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एन आइडियल गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर दे दिया 1 atm, प्रोसेस दे दिया एडियाबैटिक, कंप्रेस हो रहा है, डेंसिटी बिकम्स 32 टाइम्स ऑफ द इनिशियल। तो डेंसिटी 2 कितना है, 32 टाइम्स ऑफ डेंसिटी 1, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम 2 कितना होगा, वॉल्यूम 1/32। भाई डेंसिटी 32 टाइम्स हो गया, मास वही है, तो वॉल्यूम 1/32 हो जाएगा। फाइनल प्रेशर दे दिया 128, तो गामा बताना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, आइडियल गैस लिख दिया, आइडियल गैस का गामा 5/3 होता है, लेकिन अपने को ये सॉल्व करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है, PV² गामा इज कांस्टेंट। ठीक है, तो V2/V1 की पावर गामा किसके इक्वल आएगा, P1/P2 के इक्वल। ठीक है, V2/V1 कितना है, 1/32 इसकी पावर गामा। अब P1/P2 कितना है, P1 1 atm था, P2 128 atm है। ठीक है, तो 1/128। ठीक है, अब देखो 1/128 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये तो कितना हो गया, 32 है ना, तो 32 की पावर गामा 128 है, ऐसे समझो। 32 कितना है, 2⁵5, इसका होल पावर गामा है। 128 होता है 2⁻7। ठीक है ना, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2⁻7 दिस वन, तो 5 गामा कितना आया, 7। तो गामा कितना आया, 7/5 मतलब 1.4। तो इस क्वेश्चन में ये है, तो थोड़ी सी गड़बड़ है, एक्चुअल में ये आइडियल गैस नहीं है। ठीक है, तो जब इतना डेटा दिया है तो ट्राई करके देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट अगला, पीटी डायग्राम शोन है, डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट वीटी। तो देखो ए से बी में क्या है, पी कांस्टेंट है, ए से बी क्या है, आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर क्या होगा,
कांस्टेंट होना चाहिए भाई, ठीक है। ए से बी में वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। फिर दोबारा बोलता हूं, वीटी ग्राफ है, ए से बी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट में अगर वॉल्यूम घटे तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, तो टेम्परेचर कांस्टेंट में प्रेशर बढ़ना चाहिए। अच्छा मैंने उल्टा देख दिया, सॉरी, स्टडी इसको करना है, आंसर इधर देखना है, गलत हो गया, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। ए से बी इस ग्राफ में क्या है, अच्छा वही तो था, ए से बी क्या है, आइसोथर्मल। ए से बी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखो किस में प्रेशर घटने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो टेम्परेचर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो टेम्परेचर तो अच्छा सब में ही ये है सेम ना, टी है। तो ए से बी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। अगले पे आते हैं, बी सी जो ग्राफ है इसमें प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो भैया इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, तो ये गलत हो गया। अगले आते हैं, सी से डी में क्या है, तो सी से डी में भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो सी से डी में भी वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, यही आंसर करेक्ट हो गया। समझ में आ गया। तो वन बाय वन स्टेप में करेंगे तो हो सकता है आंसर आपको एक ही स्टेप में मिल जाए, या 2 में मिले, या 3 में मिले, ठीक है। समझ में आ गया आपको। फिर बोल देता हूं, ए से बी आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब प्रेशर घटने पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा। बी से सी में प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन आएगा। सी से डी में आइसोथर्मल है, प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो और ऊपर जाएगा, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऊपर गया फिर कांस्टेंट फिर और ऊपर। समझ में आ गया। तो ये एनालिसिस करने होते हैं आपको, क्वेश्चन जो होते हैं। अगला, ड्यूरिंग आइडियाबैटिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ गैस फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो देखो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, ठीक है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप पी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या चाहे तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं, मान लो आपने पी को लिखा म्यू आर टी बाय वी, भाई पी वी इज म्यू आर टी, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम के, ये कितना आ रहा है, टी क्यूब। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू टी स्क्वायर इज कांस्टेंट, और हमको पता है वॉल्यूम इंटू टी टू द पावर गामा माइनस 1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं, देखो क्या होता है, पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, ठीक है। प्रेशर को अगर मैं लिख दूं म्यू आर टी बाय वी, तो ये होता है गामा माइनस 1 कांस्टेंट, ये उल्टा है भाई, तो क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, तो मेरे को यहां लिखना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा था कि मैं यही चेंज कर देता, ठीक है, टेम्परेचर को ही लिख देता, ज्यादा अच्छा क्या रहता। अब ये चेक करने पे ही पता चलता है क्या करना चाहिए। ये P प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, T टू द पावर 3, मतलब P क्यूब V क्यूब, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू पी वी, तो टी क्यूब कितना, P क्यूब V क्यूब, तो क्या आ गया, तो ये आ गया P स्क्वायर V क्यूब इज कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूं, अंडर रूट ले लूं तो P इंटू वी टू द पावर 3/2 कांस्टेंट। इससे कंपेयर कर लो तो गामा कितना आ रहा है, 3/2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, गामा इक्वल्स टू 3/2। By what percentage should the pressure of the given mass of gas increased so as to decrease its volume 10% at constant temperature? देखो P1 V1 कितना, P2 V2, ठीक है, कितना डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीजेस, नहीं, सो एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय 10%। अच्छा ठीक है, मतलब अगर पहले वॉल्यूम 100 है
तो बाद में वॉल्यूम 10 डिक्रीज हो गया, मतलब 90 रह गया। तो P2/P1 कितना आ गया? P2/P1 आ गया 100/90, मतलब 10/9। 10/9 करोगे तो 1.111 आ जाएगा। तो अगर P1 100 हो तो P2 कितना है? 100 से मल्टीप्लाई किया 111, तो प्रेशर कितना इंक्रीज हो गया? 11%। ठीक है, या 11.1%। अगर ये 5% होता ना तो हम दूसरे तरह से करते, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर -1। तो क्या लिखते? डेल्टा P/P इज -1 डेल्टा V/V। तो मतलब क्या होता कि अगर वॉल्यूम 5% इंक्रीज हो रहा है, सॉरी 5% डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता। ये नेगेटिव क्या बता रहा है? वॉल्यूम 5% इंक्रीज तो प्रेशर 5% डिक्रीज, वॉल्यूम 5% डिक्रीज तो प्रेशर 5% इंक्रीज। समझ में आ गया आपको? पर ये थ्योरम कब तक लगती है? ये लगती है कब तक? अप टू 5%। तो इस क्वेश्चन में नहीं लगेगी, क्योंकि परसेंटेज चेंज कितना दिया है? 10%। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। परफेक्ट गैस है, स्टेट ए से दूसरी स्टेट बी में जा रही है, इतना हीट एब्जॉर्ब किया है, मतलब हीट गिवन पॉजिटिव है 8 × 10⁵। ठीक है, कितना वर्क करता है? 6.5 × 10⁵। तो वर्क डन कितना हो गया? 6.5 × 10⁵। यूनिट भी देख लीजिए, दोनों जूल है। ठीक है, अब क्या? इट इज नाउ ट्रांसफर्ड बिटवीन of external work। ओके, परफेक्ट गैस गोज फ्रॉम स्टेट ए टू बी, इतना हीट इसको दिया है, एंड डूइंग 6.5 × 10⁵ एक्सटर्नल वर्क, मतलब एक्सपेंड हो गया। इट इज नॉट ट्रांसफर्ड बिटवीन द सेम टू स्टेट ऑफ अनदर प्रोसेस इन विच इट इज अब्सॉर्ब 105 जूल। इन द सेकेंड प्रोसेस वर्क डन बाय द गैस। देखो, सेम टू स्टेट है, मतलब du1 किसके इक्वल है? du2 के इक्वल है। तो du1 कितना? तो du1 कितना? q1 - w1। du2 कितना? q2 - w2। ठीक है, तो q1 कितना है? 8 × 10⁵ माइनस वर्क डन है कितना? 6.5 × 10⁵। ठीक है, अनदर प्रोसेस में 10⁵ जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया है, तो वर्क डन बताना है। तो देखो, ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि यार 10⁵ की बात हो रही है, तो करेक्शन होगा इसमें डेफिनेटली। 10⁵ - w2, 8 में से 6.5 गया तो कितना आया? 1.5 × 10⁵, और ये हो गया 10⁵ - w2। तो w2 कितना है? ये उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 0.5 आएगा। नेगेटिव बता रहा है, वर्क डन ऑन द गैस है, कितना है? 0.5 × 10⁵ जूल है। वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव लेना है, नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये वर्क डन ऑन द गैस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। The same gas is compressed through adiabatic until its volume again reduced to half। तो यहां पर ये वर्क डन को कंपेयर किया होगा। सुपर हिट क्वेश्चन है। मैं आपको यहां पर 3 क्वेश्चन बता देता हूं। देखो, अगर प्रोसेस आइसोबैरिक हो तो ये ग्राफ होता है, ये आइसोथर्मल का ग्राफ होता है, और ये एडियाबैटिक का ग्राफ होता है। ठीक है, तो जहां पर ये बात कर रहे हैं किसकी? कंप्रेस की। दोबारा बना देता हूं, थोड़ा सही नहीं बना। ये आइसोबैरिक, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक। ये वॉल्यूम V है, V है, कंप्रेस हुआ है V/2 तक। ये प्रोसेस कौन सा? आइसोबैरिक। ये स्लोप जिसका ज्यादा होता है वो एडियाबैटिक, और ये कौन सा? आइसोथर्मल। ठीक है ना? देखो, हमको पता है स्लोप जो होता है एडियाबैटिक का
वो होता है गामा पी बाय रो विद नेगेटिव साइन, और स्लोप जो होता है आइसोथर्मल का वो होता है पी बाय रो विद नेगेटिव साइन। तो देखो गैस कंप्रेस हो रही है तो ऐसा ही सिचुएशन है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सिचुएशन है, ठीक है। अब पूछा किसमें वर्क डन ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर सेम अमाउंट ऑफ वर्क गलत है। देखो इधर एडियाबैटिक सबसे बड़ा है, मतलब पूरा एरिया आएगा यहां से यहां तक, तो वर्क डन एडियाबैटिक का सबसे ज्यादा है, मतलब आइसोथर्मल से ज्यादा है, और सबसे कम वर्क डन किसका है, आइसोबैरिक का है। तो अगर बोले हाफ वॉल्यूम तक कंप्रेस कर दिया तो एडियाबैटिक ग्राफ सबसे ऊपर है, मतलब सबसे ज्यादा एरिया है, सबसे ज्यादा वर्क डन है। और आइसोबैरिक में क्या है, आइसोबैरिक में सबसे नीचे है, मतलब सबसे कम एरिया है, सबसे कम वर्क डन है। तो इस ऑर्डर में वर्क होगा। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूं 10B। अगर ये बात करता एक्सपेंड होने की V से 2V, अब सिचुएशन बदल जाती, ये आइसोबैरिक, ये एडियाबैटिक, ये आइसोथर्मल, आइसोबैरिक बारिक आइसोथर्मल, और ये कौन सा है, एडियाबैटिक। अब अगर मैं बात करूं कि इन तीनों प्रोसेस में कौन सा वर्क ज्यादा है, V से 2V हो गया, तो सबसे ऊपर ग्राफ कौन सा है, आइसोबैरिक, सबसे नीचे कौन सा है, एडियाबैटिक। तो यहां पर वर्क डन क्या होगा, तो बोलेंगे भाई आइसोबैरिक में वर्क डन सबसे ज्यादा है, और फिर उसके बाद आएगा आइसोथर्मल, और सबसे कम वर्क डन किसमें, एडियाबैटिक में। तो जब बात करेंगे कंप्रेस होने की तो एडियाबैटिक का ग्राफ सबसे ऊपर है, इसलिए मैक्सिमम वर्क है, और जब बात करेंगे एक्सपेंड होने की तो एडियाबैटिक का ग्राफ सबसे नीचे है, मतलब वर्क डन सबसे कम है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोएटॉमिक गैस दे दिया, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, एक्सपेंड आइसोथर्मली टू 2V एंड देन एडियाबैटिक टू वॉल्यूम 16V, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखो ध्यान से, इसको स्टेट बाय स्टेट लिखते हैं। प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, ठीक है, ये PV है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोथर्मल में वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम हो गया इसका 2V। आइसोथर्मल में P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, वॉल्यूम डबल तो प्रेशर हाफ, तो प्रेशर कितना हो जाएगा इसका, तो बोलेंगे इसका प्रेशर जो है हाफ हो गया है, ठीक है ना। आइसोथर्मल है ना भाई, P1 V1 इज P2 V2, तो वॉल्यूम डबल तो प्रेशर कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। फिर एडियाबैटिक होके 16V हो गया, ये प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक। प्रेशर कितना हो गया, सॉरी वॉल्यूम कितना हो गया, 16V, और बताना है फाइनल प्रेशर कितना है, तो मैं मान लेता हूं इसको P3 है, ठीक है। आप देखते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन क्या है, P1 V1 की पावर गामा इज P2 V2 की पावर गामा, ठीक है। तो P3 कितना आया देखो, P/2 2V बाय 16V की पावर गामा, अब वैल्यू पुट किया P/2, ये तो 1/8 हो गया ना। अब गामा कितना है भाई, गामा दिया है 5/3, ठीक है, तो P/2। अब देखो 8 होता है 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब है तो 3 कट गया, 2 का पावर 5 है 32 हो गया, और 32 इंटू 2 करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया इसका, P/64। तो जहां पर नंबर ऑफ प्रोसेस दिए हैं वहां पर आप इस तरह के स्टेप बनाकर, डायग्राम बनाकर कर सकते हैं, या ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मोनोएटॉमिक गैस है, एक्सपेंड हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, परसेंटेज ऑफ हीट सप्लाइड दैट इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड दैट इन्वॉल्व इन द एक्सपेंशन। तो देखो
डेल्टा क्यू रेशो डेल्टा डब्ल्यू रेशो डी यू। देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है, म्यू सीपी डेल्टा टी। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है पी डेल्टा वी या म्यू आर डेल्टा टी, तो यहां लिख सकते हैं म्यू आर डेल्टा टी। और डी यू क्या होता है, म्यू सी वी डेल्टा टी। तो देखो म्यू कट गया, डेल्टा टी कट गया, तो क्या आ गया, सीपी बराबर या सीपी इक्वल्स टू आर रेशो सीवी। ठीक है ना, ये रेशो है। अब क्या बोला, हीट सप्लाइड का कितना परसेंट इंटरनल एनर्जी है। पहले मैं ये करता हूं, हीट सप्लाई का कितना परसेंट इंटरनल एनर्जी है, मतलब डी यू अपॉन हीट सप्लाइड। यहां सीवी है, यहां सीपी है। सीवी बाय सीपी क्या होता है, सीपी बाय सीवी गामा है, 1 बाय गामा। कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक में गामा क्या होता है 1 + 2 बाय एफ 5 बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 बाय 5। ठीक है, तो 3 बाय 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 बाय 10। 6 बाय 10 का मतलब क्या है 60%। अरे अगर ये 60% है तो बचा कितना है 40%। बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें क्वेश्चन पूछा था द परसेंटेज ऑफ हीट सप्लाइड दैट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड दैट इन्वॉल्व इन द एक्सपेंशन, मतलब वर्क डन, सॉरी। तो यहां पर बोलेंगे ये तो 60% आया, अगर आप निकालते W बाय डेल्टा क्यू तो क्या आता, तो W बाय डेल्टा क्यू में वही देखो इधर R बाय सी वी, सॉरी R बाय सी पी। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे R सी पी कितना होता है, कौन सी गैस है, कौन सी गैस है मोनो एटॉमिक। क्या फॉर्मूला है 1 + F बाय 2R। ठीक है, 5 बाय 2R मतलब 2 बाय 5, 2 बाय 5 मतलब 4 बाय 10 मतलब 40%। अरे डायरेक्ट लिख सकते थे 60% अगर इंटर एनर्जी बढ़ गया दैट मीन्स 14% वर्क डन बाय द गैस होगा। तो इस रेशो को मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मोल है आइडियल गैस का, आइसोथर्मल प्रोसेस है, 500 केल्विन है, वॉल्यूम इज डबल, द वर्क डन बाय द गैस। कौन सा प्रोसेस है आइसोथर्मल। क्या वर्क डन फॉर्मूला है 2.303 इंटू म्यू आर टी लॉग ऑफ V2 बाय V1। अगर ये 10 बेस है तो 2.303 लिखना है, ई बेस है तो जरूरत नहीं है। कितने मोल है 2.303, 5 मोल है, गैस कांस्टेंट 8.3 होता है, जूल में आंसर है, तो आर का वैल्यू हमको 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन लिखना है। V2 बाय V1 डबल हो गया तो ये हो जाएगा log ऑफ 2, ये 4 वैसे आ गया, कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम इज डबल्ड। ठीक है, 10 बेस है, ठीक। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, log 2 कितना होता है 0.3010। ठीक है, इन सबको सॉल्व कर लेना। आंसर इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, 5 मोल है आइडियल गैस है, अंडरगोज प्रेशर, वॉल्यूम डबल, वर्क डन बाय द गैस। व्हाई दिस आंसर आर होता है, अच्छा टी नहीं लिखा है ना, सॉरी। टी कितना है 500 केल्विन, तो सॉल्व करना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, दे दिया है, वर्क डन इन द प्रोसेस इज शोन इन फिगर। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। वर्क डन होता है एरिया बिटवीन पीवी ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस। यहां पर साइक्लिक प्रोसेस है, कैसा साइकिल है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में वर्क डन एरिया इनसाइड द साइकिल होता है, तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव, एरिया इस ट्राइंगल का निकालना है, हाफ इंटू बेस, 3 से 7 हो गया तो बेस 4 है, परपेंडिकुलर 150 से 500 हो गया तो 350 है, 350 का डबल 700 है। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन
इनसाइड साइकिल एरिया होता है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, अगला थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है, दो पार्ट में डिवाइड है बाय स्क्रीन, वन पार्ट द प्रेशर टेम्परेचर पीटी। तो देखो एक पार्ट में पीटी है, यहां पर कोई पार्टीशन है, ठीक है, और क्या है, इस साइड में वैक्यूम है। अच्छा, वैक्यूम का मतलब कोई प्रेशर नहीं है। ठीक, अब क्या बोला, स्मॉल होल इज क्रिएटेड इन द स्क्रीन। अगर यहां पर एक होल कर दें तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। लेकिन वैक्यूम में एक्सपेंड को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, तो थियोरेटिकल है ना, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। देखो बाहर कोई प्रेशर नहीं है तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, आइसोलेटेड है तो कोई हीट नहीं दिया है, देखो हीट भी नहीं दिया, वर्क भी नहीं किया, तो du कितना, जीरो, du जीरो, तो u कितना, कांस्टेंट। थर्मली इंसुलेटेड है, डेल्टा क्यू जीरो, वर्क डन, इंटरनल फोर्स होता नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, तो वर्क डन जीरो है, तो du कितना आ जाएगा, जीरो, तो u क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो बोलेंगे टेम्परेचर रिमेन्स सेम। तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, अगर ये गैस रियल गैस होती और फ्री एक्सपेंशन होता, ठीक है, क्या बोला, रियल गैस है, फ्री एक्सपेंशन होता तो क्या होता, देखो आइसोलेटेड है, डेल्टा क्यू जीरो, वर्क डन इंटरनल में तो होगा ना, तो वर्क डन इंटरनल में होगा और एक्सटर्नल में नहीं होगा, तो वर्क इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट होगा, एक्सटर्नल के अगेंस्ट नहीं होगा, तो ये आ गया वर्क डन पॉजिटिव। अरे भाई वंडरवॉल फोर्स काम करते हैं ना रियल गैस में, तो इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन पॉजिटिव है तो du क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ध्यान रखना यहाँ du क्या है, नेगेटिव, वर्क पॉजिटिव तो du क्या, नेगेटिव। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आइडियल गैस के एक्सपेंशन में टेम्परेचर सेम रहता है, लेकिन रियल गैस के एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम हो जाता है, बिकॉज सम वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर वंडर वॉल फोर्स, जो कि आइडियल गैस में एजम्पशन में हम जानते हैं आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। पीटी ग्राफ है, अभी बता दिया था मैंने ना, टेन थीटा स्लोप है, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब म्यू आर बाय वी, स्लोप ज्यादा तो वॉल्यूम कम, तो v ये 2 का स्लोप ज्यादा है तो 2 का वॉल्यूम कम है। ठीक है, पर ये ध्यान रखना ये पीटी ग्राफ है, रटना नहीं है। टीपी दिया होता तो t यहां था, p यहां था, तो स्लोप होता t बाय p, t बाय p में हो जाता है ये v बाय म्यू आर, उस केस में उल्टा रिजल्ट आता। बात समझ में आ गई ना। हाँ, नेक्स्ट, कंसीडर द प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस एज शोन इन फिगर, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव नेगेटिव। देखो ये पार्ट में क्या है, कंप्रेशन, तो वर्क नेगेटिव। इस पार्ट में क्या है, एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ए से लेके इस एक्सट्रीम पॉइंट तक कंप्रेशन है तो नेगेटिव वर्क है, इसके बाद टॉप तक एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव वर्क है, तो फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको और ऐड कराता हूं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट पूछते हैं। ठीक है, तो 2-4 पॉइंट में यहां लिख देता हूं। देखो आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ठीक है, और एडियाबैटिक। ठीक है, ये 4 मेन प्रोसेस हैं, इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, पढ़ के जाना, मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है, बॉइलिंग प्रोसेस, 2 और हैं, फ्री एक्सपेंशन अभी अभी बता दिया है। ये 4 प्रोसेस हैं, इन चारों प्रोसेस में कुछ चीज ध्यान रख लेना है। स्पेसिफिक हीट अगर बात करें तो आइसोकोरिक में
स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, CV होती है। अरे कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट गिवन CV होती है। आइसोबैरिक में स्पेसिफिक हीट CP होती है। आइसोथर्मल में इनफाइनाइट होती है, कितनी भी हीट दे दो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो आइसोथर्मल में स्पेसिफिक हीट कितना है, इनफाइनाइट। एंड इस एडियाबैटिक में स्पेसिफिक हीट 0 होती है, कोई हीट देने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया यहां पर क्या, स्पेसिफिक हीट। एक दूसरा याद रखना है, बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस कितना, अरे भैया वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइडियल इलास्टिक। आइडियल इलास्टिक मतलब बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट है, वॉल्यूम नहीं बदल सकता, डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, इलास्टिक मटेरियल है। इधर आइसोबारिक है, आइसोबारिक में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, स्ट्रेस 0 है तो बल्क मॉडुलस भी कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ गया। बल्क मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर बल्क मॉडुलस होता है 0। आइसोथर्मल में बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है कितनी, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस होता है प्रेशर के इक्वल। याद होगा आपको, साउंड वेव को न्यूटन ने क्या माना था, साउंड वेव का प्रोपेगेशन आइसोथर्मल माना था, इसलिए साउंड वेव की वेलोसिटी लिखते हैं अंडरवुड P/ρ। और इस एडियाबैटिक प्रोसेस में लाप्लास करेक्शन पढ़ते हैं। लाप्लास करेक्शन में बल्क मॉडुलस होता है गामा इंटू पी, तो वहां पर वेलोसिटी लिखा था गामा P/ρ। ये वाला राइट था, ये वाला रॉन्ग था, लाप्लास करेक्शन बोलते हैं। मेरा पर्पस सिर्फ याद कराने का था कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू एडियाबैटिक में गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर है। ठीक है, आइसोथर्मल में प्रेशर है, आइसोकोरिक में बल्क मॉडुलस की वैल्यू इनफाइनाइट है क्योंकि डिफॉर्मेशन 0 रहेगा। इस आइसोबैरिक में नो चेंज इन प्रेशर, नो स्ट्रेस, नो बल्क मॉडुलस। स्लोप की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका स्लोप dp/dv कितना, इनफाइनाइट। ठीक है, आइसोबैरिक में कितना स्लोप, dp/dp, अरे p कांस्टेंट, dp 0। इसमें कितना, dp/dv अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था -p/ρ। ठीक है, और इसमें कितना, dp/dv स्लोप गामा टाइम्स होता है तो माइनस गामा p/ρ। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट है जो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन और डायरेक्ट हिट करने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं यहां पर बात करता हूं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मान लो लिखा है P प्रोपोर्शनल टू V⁴n। या चलो दूसरा लिखा, P लिखा है P V⁴n इज कांस्टेंट। क्या लिखा है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम टू द पावर n इज कांस्टेंट। और आपसे पूछा जाए कि इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, स्पेसिफिक हीट C बताना है। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट होती है R/γ-1 माइनस R/n-1। क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है R/γ-1 माइनस R/n-1। देखो क्वेश्चन नंबर 1, मान लो लिखा PV³ इज कांस्टेंट, तो भैया इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी, तो लिखेंगे क्या, R/γ-1, ठीक, माइनस R/3-1। मान लीजिए ये दिया हुआ है फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए गामा क्या होता है, तो यहां लिखना पड़ेगा 5/3। आइडियल गैस का गामा कितना है, 5/3। तो देखो क्या आया यहां पर, 5/3 -1 2/3। 5/3 -1 कितना,
2/3 रेसिप्रोकल 3/2 माइनस ये r/2 है, घटा देना r आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई मिस्टेक हो जाए तो, इतना टाइम नहीं मिल रहा है अभी। तो ये pv⁵ के लिए है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वे में। मान लो बोला pv³ इज कांस्टेंट। क्या लिखा? मान लो लिखा ptq इज कांस्टेंट। इसका स्पेसिफिक हीट बताना है फॉर डाई एटॉमिक गैस। कौन सी गैस? डाई एटॉमिक गैस। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है? डाई एटॉमिक गैस 7/5 के इक्वल होता है। ठीक है, तो गामा हो गया 7/5 के इक्वल। ठीक है, अब देखो ये तो ये फॉर्मूला नहीं है, हमको तो प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्मूले से ये लिखना आता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? तो हम लिखेंगे P, टेम्परेचर क्या? pv³ है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई? तो कोई सी भी इक्वेशन दी हो उसको pv⁴n में कन्वर्ट कर दीजिए। वॉल्यूम नहीं दिया तो टेम्परेचर को लिख दिया। pv इज μRT ना, तो टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल? pv के। तो क्या आया यहां देखो, p की पावर 3 और p है तो p⁴, v⁴ इज कांस्टेंट। तो देखो क्या आया, ये तो 4 है, यहां तो 1 है, तो इसकी होल पावर 1/4 ले लेते हैं। तो क्या आएगा? p इंटू v⁴ इज कांस्टेंट। अब लिख सकते हैं कि भाई स्पेसिफिक हीट कितनी? स्पेसिफिक हीट है R अपॉन गामा -1 माइनस R अपॉन n-1। तो कितना आया? 7/5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 2/5 उल्टा कर देंगे 5r/2। 3/4 -1 होता है -1/4। तो पहली बात तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 ऊपर चला गया 4r हो गया। 4 इंटू 2 8, 8 + 5 13r/2 के इक्वल हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक आपको मिक्सचर वाले क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना है। तो मैं आप फॉर्मूले रिवाइज कर देता हूं आपको। सारे फॉर्मूले डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में लर्न करें। भाई CV कितना? FR/2। CP कितना? CV + R, तो 1 + FR/2। गामा कितना? CP/CV, तो रेशो लेके देखो तो आ जाएगा 1 + 2/f। ठीक है, यहां से अगर मैं 2/f लिखूं तो कितना आएगा? गामा -1। तो f/2 लिखूं तो कितना आएगा? 1 अपॉन गामा -1। ये यहां लिख दूं तो एक और फॉर्मूला बन गया ना, R अपॉन गामा -1। और ये कितना? गामा CV, तो गामा R अपॉन गामा -1। ठीक है, ये गामा है। ठीक है, ये CP और CV के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ f। मेरा सजेशन है सारे फॉर्मूले किसकी फॉर्म में याद रखने हैं? f की फॉर्म में याद रखने। ठीक है, सबको f की फॉर्म में याद रख लो। ठीक, मोनो एटॉमिक की अगर बात करें या आइडियल गैस की बात करें तो इन सब में f को 3 पुट कर दो। डायटोमिक की बात किया, डायटोमिक गैस, तो f का वैल्यू कितना? 5 पुट कर दो। ट्राई एटोमिक, पॉलीएटोमिक के लिए 6 और 7 होता है। ठीक है, तो जहां पर भी क्वेश्चन आता है मिक्सचर ऑफ गैस का, ठीक है, बस 2 मिनट एक लास्ट क्वेश्चन करना है। मान लो आपको बोला 3 मोल तो आपने लिया ऑक्सीजन गैस का, प्लस 5 मोल आपने लिया हीलियम गैस का। तो क्या क्या पूछ सकते हैं? पहला पूछ सकते हैं कि भाई मिक्सचर का मोलर मास कितना। क्या पूछ सकते हैं? मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। देखो कितने मोल है? 3 मोल। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल, प्लस 5 हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय 3 + 5। फॉर्मूला होता है ना μ1 m1 + μ2 m2 बाय μ1 + μ2। या मोल कंसेप्ट में भी डिटेल में पढ़ते हैं और लिक्विड को मिक्स करते हैं तो वहां पर भी पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में
अब आपसे पूछते हैं एफ, गामा, सीवी, सीपी, ये वैल्यूज मिक्सचर के लिए कितनी है। तो इनमें से कुछ भी पूछा हो, सबसे पहले निकाल लो एफ मिक्सचर। क्या होगा, 3 मोल है, ऑक्सीजन डायटोमिक है, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, प्लस 5 मोल हीलियम है, मोनोएटॉमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2। तो क्या फॉर्मूला, μ1 f1 प्लस μ2 f2 अपॉन μ1 प्लस μ2। इस फॉर्मूले को लगाओगे एफ मिक्सचर निकाल सकते हो। एफ मिक्सचर आने के बाद क्या, सारे फॉर्मूले किसकी फॉर्म में लिखने हैं, एफ बाय 2r होता है क्या, सी वी। तो सी वी मिक्सचर हो जाएगा एफ मिक्सचर r बाय 2। समझ में आ गई। अगर आपसे पूछा गामा मिक्सचर कितना, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 बाय एफ मिक्सचर। अगर आपसे पूछा सीपी मिक्सचर कितना, 1 प्लस एफ बाय 2। ठीक है, तो एफ मिक्सचर निकाल लीजिए, ठीक, और सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड, ठीक है, तो हमारे सिलेबस में 2 ही क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा तो क्या आएगा, फॉर्मूला बेस्ड आएगा। एक होता है हीट इंजन, ठीक, और एक होता है रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो मैं दोनों आपको और बता देता हूँ क्विकली, 3-4-5 मिनट और। तो सेकंड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब, एक तो आता है हीट इंजन, कार्नोट इंजन डिलीटेड है। एक आता है रेफ्रिजरेटर, जिसको हम फ्रिज बोलते हैं ना, हाँ फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। हीट इंजन में मान लो ये इंजन है, ये एक हीट इंजन है, इसको यहां से हॉट बॉडी से या सोर्स से क्या करते हैं, हीट देते हैं Q1। तो भाई ये तो हमने इसको दिया, तो ये तो क्या हो गया, इनपुट हो गया ना, हाँ। तो यहां से हीट दिया हमने इंजन को Q1, ये इंजन है, ठीक है। इसने क्या किया, कुछ वर्क किया, तो ये आउटपुट हो गया। और हीट को क्या किया, Q2 हीट लॉस टू सिंक। सिंक क्या है, सिंक एक कोल्ड बॉडी है, T2 टेम्परेचर पर है, ठीक है। तो हीट इंजन कंटिन्यूसली तभी वर्क कर सकता है जब हीट हॉट बॉडी से लेकर कोल्ड बॉडी में वेस्ट कर दें, तभी लगातार काम करता है, और वो जो डिफरेंस है उतना वर्क डन होता है, ठीक है। तो देखो यहां पर ध्यान से, तो एफिशिएंसी पूछते हैं, भाई एफिशिएंसी कितनी है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब देखो Q1 हीट लिया, Q2 वेस्ट हुआ, तो W कितना है, Q1 माइनस Q2। भाई 100 कैलोरी हीट दिया, 70 वेस्ट हो गया, तो 100 माइनस 70 आउटपुट हुआ ना, तो वर्क डन कितना है, Q1 माइनस Q2 बाय Q1, ठीक है। ये T1 माइनस T2 बाय T1 के प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, सॉरी। परसेंटेज में पूछा तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देना। रेफ्रिजरेटर की अगर मैं बात करता हूं, तो रेफ्रिजरेटर का काम, अच्छा इंजन का क्या काम है, हीट को वर्क में बदलना। इंजन का क्या काम है, इनपुट हीट होता है, आउटपुट वर्क होता है, मतलब हीट इंजन यूज टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। रेफ्रिजरेटर का क्या काम है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, मतलब एक कोल्ड प्लेस से हॉट प्लेस को हीट ट्रांसफर करता है, परफॉर्म करता है। कौन परफॉर्म करता है, रेफ्रिजरेटर करता है। रेफ्रिजरेटर में मेन पार्ट क्या है, कंप्रेसर करता है, ठीक है। क्या करता है ये हीट लेता है, कहां से, कोल्ड बॉडी से हीट लेता है, कहां फेंक देता है, हॉट बॉडी को फेंक देता है, मतलब सराउंडिंग को फेंक देता है। किसको फेंकता है, एसी और रेफ्रिजरेटर क्या करते हैं, हीट किसको थ्रो करते हैं, सराउंडिंग को। तो ये हॉट बॉडी क्या है, यहां पर सराउंडिंग है, पर ये ऐसे थोड़ी करेगा। तो यहां पर होता है W इलेक्ट्रिसिटी इनपुट, ठीक है।
तो सराउंडिंग को कितना हीट थ्रो किया है इसने, तो इसने हीट थ्रो किया Q2 प्लस डब्ल्यू। भाई Q2 तो इसने फ्रिज के अंदर से निकाला, W इलेक्ट्रिसिटी खा गया, तो दोनों मिला के बाहर जाके हीट जो मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का कॉज रेफ्रिजरेटर और एसी को भी बोला जाता है कि भाई इनकी वजह से जो है एक्स्ट्रा हीट बन रही है। क्यों बन रही है भाई, अंदर की हीट बाहर फेंक दी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर की हीट बाहर फेंकने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इनपुट है, वो इलेक्ट्रिसिटी इनपुट भी हीट में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए अंदर की हीट बाहर फेंकने के प्रोसेस में जो बाहर हीट जा रहा है उसमें एडिशनल पार्ट इलेक्ट्रिसिटी वाला है। ठीक है, तो यहां पर Q1 तो W कितना हो गया, Q1 माइनस Q2। यहां पर एफिशिएंसी नहीं होता है, यहां पर क्या बोला जाता है, यहां बोलते हैं परफॉर्मेंस फैक्टर बीटा। क्या परफॉर्म किया भाई, Q2 हीट निकाल फेंका, इसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, W किया। W क्या है, Q1 माइनस Q2 है, Q1 T1 के प्रोपोर्शनल है, Q2 T2 के प्रोपोर्शनल है। तो क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड आएगा, कार्नोट इंजन रिमूव हो चुका है। थ्योरेटिकली ये लोग नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो इतना सा ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट है दोनों सेकंड लॉ के वो रीड कर लें। जैसे पहला क्या होता है, हीट इंजन का क्या होता है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो बिना सिंक को हीट वेस्ट किए कंटिन्यूस काम कर सके। ठीक, ये तो हो गया केल्विन प्लांक। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है, हीट हाई से लो तो अपने आप चला जाता है, लो से हाई अगर आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर अगर हीट फेंकना है तो एक एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है, वो रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है, रेफ्रिजरेटर वाला स्टेटमेंट है, वो ये कहता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए आप हीट को कोल्ड से हॉट नहीं फेंक सकते। ठीक है, तो हमने पूरा कोशिश किया आपका थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, हीट सब कवर हो जाए जितना इतना कम 2 घंटे में हो सकता था। ठीक है, तो इसको रिवाइज करके जाएं। यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, लेकिन आपको पता है बहुत बड़ा चैप्टर है, सब कुछ नहीं हो सकता, तो इतना तो लेकिन करके जाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ।